आज मैं आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो बैठ जाइए दिल थाम कर और मोबाइल को पकड़ कर, क्योंकि ये कहानी बहुत ही खूबसूरत है। तो स्टार्ट करते हैं। सिम्मी एक बहुत अच्छी लड़की थी। दूसरी लड़कियों की तरह उसके भी बहुत सारे सपने थे कि वो पढ़े, बड़ी होकर कुछ बने। जब सिम्मी 10 साल की थी तो उसके माँ बाप सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। इस सड़क दुर्घटना के बाद सिम्मी की जिंदगी में अंधेरा छा गया। उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि अब उसकी जिंदगी में आगे क्या होगा। सभी रिश्तेदार सोच रहे थे कि इसको अब अनाथ आश्रम छोड़ आएं या फिर किसी रिश्तेदार के घर छोड़ आएं। लेकिन सिम्मी के चाचा चाची, जो एक गांव में रहते थे, उसे अपने साथ ले गए। सभी रिश्तेदारों ने इस बात को ठीक समझा कि चलो अब इसका लालन पालन वहां हो जाएगा। लेकिन सिम्मी की जिंदगी तो जैसे दुखों का पहाड़ ही बन चुकी थी। चाचा, जो दिन रात शराब में धुत रहता था, उसके 2 बच्चे थे, और उसकी चाची, जो दिन रात सिम्मी को ताने देती रहती। वो इसलिए उसे यहाँ लेकर आई थी क्योंकि उसकी नज़र तो सिम्मी की प्रॉपर्टी पर थी। लेकिन अब प्रॉपर्टी का जो भी था वो सिम्मी के हाथ में था कि सिम्मी जब बड़ी होगी तो उसकी प्रॉपर्टी इनके हाथ में आ जाएगी। सिम्मी दिन रात घर का काम करती। उसके नाजुक हाथ पैर काम कर करके पकते जा रहे थे। लेकिन उसकी चाची को तो उस पर तरस ही नहीं था। दिन रात वो उसे ये कहती, कल मुही, अपने माँ बाप को खा गई, अब क्या हमें खाएगी, चल घर का काम कर। वो दिन रात रोती रहती और परमात्मा से कहती, हे भगवान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मैं एक छोटी सी बच्ची अपने माँ बाप को खा गई। मेरी जिंदगी में अंधेरा छा गया। क्यों मुझे ऐसी बातें सुननी पड़ती है? क्यों मैं इनके पास आ गई? क्या कोई और जगह नहीं है जहां मैं जा सकूं? क्यों मेरी जिंदगी में इतने दुख है? सिम्मी को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसके चाचा चाची ने तो उसे स्कूल भेजना अच्छा ही नहीं समझा। अगर आस पड़ोस पूछते तो वो बोलती, इसको पढ़ाकर क्या करना है, जमाना अच्छा नहीं है, जब बड़ी होगी तो हाथ पीले कर देंगे। ये भी मेरी बेटियों जैसी है, मैं बुरा तो नहीं चाहूंगी। सिम्मी को पढ़ने का शौक तो इतना था कि वो घर में ही बच्चों की किताबों को लेकर बैठ जाती। लेकिन उसकी चाची किताबों से उसे दूर रखती और घर के काम में ही लगाती रहती। आस पड़ोस देखता था लेकिन कुछ बोल नहीं पाता था। करते भी क्या, उसे अपने घर थोड़ी ना रख सकते थे। काफी वक्त बीतता गया। सिम्मी अब 17 साल की होने वाली थी और उसकी चाची को तो बस यही था कि इसे जैसे तैसे घर से निकाल दे। उसका चाचा जब शाम को घर आता है तो खुशी के मारे उसकी चाची को गले लगाते हुए बोलता है, भाग्यवान, सिम्मी का रिश्ता आया है, बहुत अच्छा लड़का है, इसकी शादी हम इसी हफ्ते कर देंगे। सिम्मी तो डर जाती है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। लेकिन ये उसके माँ बाप थोड़ी ना थे जो उसकी बात मानेंगे। वो सीधा कमरे में जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन एकदम वो कुछ आवाजें सुनती है। वो खिड़की के पास अपने कान लगाती है तो देखती है कि उसका चाचा उसे 50,000 रुपए उसकी चाची को पकड़ाता है और कहता है, भाग्यवान, लड़के वालों ने ये 50,000 रुपए दिए हैं, बोले शादी के बाद और पैसे मिलेंगे। लड़का दारू पीता है और किसी काम का नहीं है, लेकिन हमें क्या, हमें तो पैसे मिल रहे हैं। और लड़के वालों से बात भी कर ली है कि शादी के बाद इसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें आधे से ज्यादा हिस्सा हमें मिलेगा। लड़का तो धुत रहता है, जितना नशा करता है लगता है कि 2-3 साल में वैसे ही लुढ़क जाएगा और बाद में सब कुछ हमारा ही है। भाग्यवान, जो हाथ में आता है आने दो। सिम्मी के तो पैरों तले जमीन निकल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। वो दुखी हो गई थी। उसका गला सूखने लगा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वो एकदम जमीन में बैठ जाती है और उसे समझ नहीं आता वो करे तो करे क्या, कहाँ जाए। उसका कोई था नहीं इस दुनिया में। वो फिर परमात्मा से कहती है, हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मैं शादी नहीं करना चाहती। उसी पड़ोस में वहाँ सिलाई सिखाई जाती थी जहाँ सिम्मी भी सिलाई सीखती थी। दूर से उसकी सहेलियां आती। उसमें से एक सहेली थी दीपा, जो उससे बहुत प्यार करती थी।
वो सब कुछ उसे, दुख सुख सब कुछ उसे बताती, कुछ भी बात उससे छिपाती नहीं। आज भी उसने अपनी सारी बात बताई कि ये कुछ होने वाला है मेरे साथ। दीपा ने कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान ने कुछ सोच के रखा होगा तुम्हारे लिए। और एकदम बारिश आ जाती है। घर से उसकी चाची की आवाज़ आती है, ओ सिम्मी, कपड़े उतार ले और आज के बाद तू सिलाई पे नहीं जाएगी, घर पे ही रहेगी, तुम्हारी शादी होने वाली है। और सिम्मी उदास होकर दीपा को कहती है, दीपा, शायद आज के बाद मैं तुम्हें कभी ना मिल पाऊँ। घर आकर सिम्मी कपड़े उतारती है और उसकी चाची बोलती है, देख सिम्मी, आज के बाद तू घर से बाहर नहीं जाएगी, तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। सिम्मी बोलती है, मैं ये शादी नहीं करूँगी। उसकी चाची उसके पास आती है और जोर से उसके मुंह पे थप्पड़ मारती है और बोलती है, आज के बाद अपनी ये जुबान अपने मुंह के अंदर ही रखना, कल मुंह ही। सिम्मी बारिश में खड़ी होकर ही रोने लगती है। वो कितनी देर कमरे के अंदर ही नहीं जाती और सोचती रहती है, हे भगवान, काश मेरे ऊपर बिजली गिर जाए और मैं यहीं मर जाऊं। आज मेरी कोई बात सुनने वाला इस दुनिया में नहीं है। भगवान, तू भी मेरी बात नहीं सुनता। रोज मुझे ताने सुनने पड़ रहे हैं और कल को मैं ब्याह ही जाऊंगी। इससे भी ज्यादा नर्क मुझे वहां भुगतना पड़ेगा। एकदम सिम्मी की चाची की आवाज आती है, अब यहीं खड़ी रहेगी, खाना कौन बनाएगा, चल खाना बना। सिम्मी जल्दी जल्दी रसोई में चली जाती है और खाने की तैयारियां करने लगती है। फिर एकदम उसके दिमाग में कुछ आता है। वो एकदम सोचती है, अगर मैं घर से भाग जाऊं। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत सोच, अगर कुछ गलत हो गया तो। पहले कौन सा जिंदगी ने तुम्हारे साथ इंसाफ किया है। नहीं, यहाँ तो रही है, अगर भाग गई, कहीं कुछ गलत हो गया तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। पर पर तू अगर बाहर निकलेगी, क्या पता कुछ नई जिंदगी की किरण मिल जाए तुझे। क्योंकि अगर तुम्हारी शादी उस नछेड़ी के साथ हो गई तो तुम तो जीते जी मर जाओगी। यहाँ भी तो मर रही हो, निकल जाओ, निकल जा सिम्मी तू। ये सोचती सोचती वो खाना बनाती है और एकदम से अपनी चाची के पास जाती है और बोलती है, चाची, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसकी चाची एकदम हैरान होती है और उसकी ओर देखती रहती है और पूछती है, तुझे एकदम क्या हुआ, क्या ज़्यादा भीग गई है, तुम्हारे दिमाग में बुखार तो नहीं चढ़ गया। तो सिम्मी बोलती है, नहीं चाची, मुझे एहसास हो गया है कि लड़कियों का असली घर तो उसका ससुराल ही होता है ना। और इतनी देर आपने मुझे इतना प्यार दिया है तो मेरा फर्ज भी तो बनता है ना कि आपकी बात मानूं। तो उसकी चाची एकदम खुश हो जाती है तो बोलती है, वाह, ये बात की ना तुमने आज। चलो ठीक है, कल ना तुम्हारे कपड़े तैयार करने हैं, तो मशीन तो घर में है ही, तू अपने कपड़े खुद सी लेना। सिम्मी मन ही मन सोचती है, कल तक मैं यहाँ होंगी तभी ना। मैं आज रात को निकल जाऊंगी चाची, मैं आज रात को निकल जाऊंगी और आज़ाद हो जाऊंगी इस नर्क भरी दुनिया से। बस उसको इंतज़ार था तो उस रात का, जो आज उसे आज़ाद करने वाली थी। सिम्मी का चाचा बिना खाना खाए ही नशे में धुत चारपाई पे लेट गया। उसकी चाची बहुत चिल्लाई, अरे खाना खा के तो सो जाता, इसको तो बस शराब ही नजर आती है। और सिम्मी से कहा, चल मेरा बिस्तर बिछा दे, मैं भी सो जाती हूँ, बच्चों को सुला दिया या नहीं। सिम्मी ने हाँ में सिर हिलाया, क्योंकि आज वो कोई भी गड़बड़ नहीं करना चाहती थी जिससे उसकी चाची को शक पड़ जाए, क्योंकि उसकी एक गलती उसे फंसा सकती थी। उसने कहा, चाची मुझे गर्मी लग रही है, मैं ना नहाकर सोऊंगी। उसकी चाची ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, चलो मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। बच्चे भी सो गए, उसका चाचा भी सो गया और चाची भी सो गई। वो नहाने नहीं गई थी, वो अपने भागने की तैयारी करने गई थी। कपड़े तो उसके पास इतने कुछ खास थे नहीं, 3-4 सूट ही थे। उसने एक लिफाफा पकड़ा और 2 सूट उसमें ठूंस लिए, लेकिन उसने सोचा, इस लिफाफे का तो शोर मच जाएगा। नहीं नहीं, उसने एक दुपट्टा लिया और वो सूट दुपट्टे में डाल लिए, क्योंकि अब कोई भी शोर नहीं होगा। और धीरे से वो सबको देखने आई कि कोई जाग तो नहीं रहा, कोई मुझे देख तो नहीं रहा।
लेकिन आज भगवान उसका साथ दे रहा था। सभी सो रहे थे, लेकिन एकदम उसके हाथ से टकराकर एक गिलास गिर जाता है और उसकी चाची जाग जाती है। सिमी, तू अभी सोई नहीं? क्या कर रही है? तू तो नहाई भी नहीं, क्या कर रही थी वहां पे? सिमी वहां से थम जाती है और उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसका जैसे मुंह सिल गया हो। उसने एकदम से कहा, चाची, मेरा ना पेट दर्द कर रहा था। एकदम से मैं अजवाइन ढूंढने गई थी, मिल ही नहीं रही रसोई में। कहाँ है, बता सकते हो आप? तो उसकी चाची ने कहा, अजवाइन ढूंढ रही है, वहीं कहीं पड़ी होगी। मिलती है तो ठीक है, नहीं तो सो जा, अपने आप पेट दर्द ठीक हो जाएगी। वो जल्दी जल्दी रसोई में जाती है और फिर सोचने लगती है, क्या गलती होगी मुझसे, मैं क्या करूं अब? और ऊपर बादल भी बहुत है। अगर बारिश आ गई, अगर मैं भाग गई, रास्ते में फंस गई, मैं क्या करूं? नहीं नहीं, किसी और दिन भाग जाती हूँ। भागना ही तो है, कभी भी भाग सकती हूँ। नहीं, अगर किसी दिन के सहारे बैठी रही तो इन्होंने तो मेरी शादी कर देनी है। क्या मालूम वो कल ही नशेड़ी को ले आए और मेरी शादी कर दे। फिर तो कहीं नहीं भाग सकती तू। नहीं, तुझे आज ही भागना होगा। वो धीरे धीरे रसोई में इधर उधर हाथ मारती है और धीरे से देखती है अपनी चाची को कि चाची सो गई। जब वो खिड़की से देखती है तो वो देखती है कि उसकी चाची अभी सोई नहीं है। क्या चाची को पता चल गया है? क्या चाची को भनक तो नहीं लग गई कि मैं भागने वाली हूँ? नहीं नहीं, चाची को कैसे पता चल सकता है? उसे कौन सा किसी ने बताया है? या फिर वो कौन सा मन पढ़ना जानती है? नहीं, अभी मैं सो जाती हूँ, आधे घंटे के बाद कुछ सोचती हूँ। वो जल्दी जल्दी बाहर निकल जाती है और चाची से कहती है, चाची अब थोड़ा थोड़ा पेट दर्द ठीक हो गया है, मैंने ना गर्म पानी पी लिया था। तो चाची ने कहा, हाँ ठीक है, तेरा ही इंतजार कर रही थी, चल सो जा। वो आराम से चारपाई पे लेट जाती है। वो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगने देती, क्योंकि एक उसकी गलती उसको बर्बाद कर सकती थी। तो वो आराम से चारपाई पे लेट जाती है। वो भूल कर भी सोना नहीं चाहती थी। अगर उसकी झपकी लग गई तो सारी रात गई। माहौल शांत था, सभी लगता सो गए थे। उसे ये अच्छा मौका लगा उठने का। वो धीरे से उठी और धीरे धीरे वहां चलने लगी जहाँ पे उसकी गठड़ी पड़ी थी, जिसमें 2 सूट उसने रखे थे। उसने धीरे से वो सूट उठाए और गेट की तरफ चलने लगी। उसने इधर उधर देखा, तकरीबन रात 12 बजे का टाइम हो गया होगा। वो वो घबरा गई थी। उसके हाथ पांव कांपने लगे थे। इस ठंडे मौसम में उसके उसके माथे पे पसीना था, लेकिन अब वो रुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि यहाँ रुक जाती तो उसकी ज़िंदगी नरक थी। वो बाहर गई और एकदम से उसने गेट बंद कर दिया और आराम से कुछ शोर नहीं होने दिया। गली पूरी सुनसान थी। आगे कहाँ? उसने कहा, नहीं सिमी, तू अब पीछे नहीं मुड़ सकती, अब तू आगे ही जाएगी। भगवान ने तुम्हें हिम्मत दी है, इस हिम्मत को आगे तक लेकर जा। वो धीरे धीरे आगे जाती है। वो गली के जब आखिर में पहुंचती है तो एक हाथ उसे खींच लेता है। वो सोचती है, ये कौन है? इस अंधेरे में किसने मेरा हाथ खींच लिया? किसी को पता तो नहीं चल गया? कौन है ये? घबराहट के मारे उसकी धड़कन तेज हो जाती है। वो चिल्लाने वाली होती है कि वो हाथ उसके मुंह पे आ जाता है और वो बोलता है, बोलना मत, अगर तुम बोली तो तुम्हें और मुझे गांव वाले मार देंगे, और सबसे पहले तुम्हारा चाचा और चाची, इसलिए चुप रहो। मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ, तुम चुप रहो, मेरी बात सुनो, एक तरफ आओ, मेरी बात सुनो पहले, फिर तुम्हें जो कुछ भी कहना होगा मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। सिमी तो स्तंभ रह गई कि ये कौन है जिसे मेरे बारे में पता है, मेरे चाचा चाची के बारे में पता है, और कौन है ये? अंधेरे में उसे कोई शक्ल नहीं नजर आई। जिंदगी में पहली बार उसे किसी की आवाज़ विश्वास वाली लगी। उसने कहा, मैं मैं प्रीत हूँ। तो सिमी ने कहा, कौन प्रीत? मैं किसी प्रीत को नहीं जानती। उसने कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारी सहेली दीपा का भाई हूँ। प्रीत, यहाँ से चलो, मेरे मोटरसाइकिल के पीछे बैठो। अगर किसी ने हम दोनों को देख लिया तो गलत समझ जाएंगे और मामला बिगड़ सकता है। अभी हमें निकलना होगा।
तो सिम्मी को पता नहीं दिमाग में क्या क्या चलने लगा कि अब मैं इसके साथ जाऊं या नहीं। क्या ये सच में उसका भाई है? लेकिन सच भी हो सकता है, अगर इसे मेरे बारे में पता है तो। सिम्मी ने कहा, तुम्हें कैसे पता? तुमने मुझे, मेरा हाथ क्यों पकड़ा? तुमने मुझे खींचा क्यों? तुम मुझे कहाँ लेके जाना चाहते हो और क्यों लेके जाना चाहते हो? तो उस प्रीत ने कहा, देखो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अब यहाँ से निकलो। अगर शोर मच गया तो तुम्हारे चाचा चाची जाग जाएंगे। सिम्मी को और हैरानी हुई, इसे कैसे पता कि शोर मच जाएगा? और उसे पता लगा कि शायद शायद इसे इसे सब पता है। वो फटाफट उस मोटरसाइकिल के पीछे बैठ जाती है। उसके सामने बिल्कुल अंधेरा था, जिंदगी खत्म थी। उसने सोचा, पता नहीं क्या होगा आगे मेरे साथ। और वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके उसे ले जाता है। वो धीरे धीरे मोटरसाइकिल गांव से बाहर निकालता है कि किसी को कानों कान खबर ना हो। और वो पहुंचता है अपने गांव, जो नज़दीक ही होता है। और एक घर का दरवाज़ा खटखटाता है। दीपा, दीपा, दरवाज़ा खोलो। तो अंदर से एक औरत, दीपा की माँ और दीपा दोनों बाहर आती है। मुझे देखकर वो हैरान रह जाती है। सिम्मी, इस वक्त तू? प्रीत भैया, आप 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 इसे क्यों लेके आए हो? मतलब सिम्मी तू कहाँ मिली? सिम्मी को और हैरानी कि क्या दीपा को इस बात का पता नहीं था कि मुझे प्रीत लेके आया है। वो बहुत हैरान हुई और उसने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दीपा, मैं यहाँ कैसे आ गई? और उसकी माँ ने कहा, ठीक है अंदर आओ पहले। और प्रीत ने कहा कि ये बहुत दुखी है, सबसे पहले इसे खाना वगैरह खिलाओ और इसकी घबराहट को दूर करो। दीपा ने कहा, क्या हुआ सिम्मी, तुम्हारे चाचा चाची ने तुम्हें मारा? इस वक्त कैसे तुम आई? तो सिम्मी ने सब कुछ बता दिया कि आज मैंने सोचा था कि मैं घर से बाहर चली जाऊंगी और कहीं भी निकल जाऊंगी, लेकिन इत्तेफाक से तुम्हारा भाई मिल गया। पहले तो मैंने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब इसने तुम्हारे बारे में बताया तो मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, क्या पता मेरी ज़िंदगी में एक नई किरण आ गई है। तो फिर मैंने आना ही सही समझा, क्योंकि वहाँ तो मेरी मौत थी। मैं यहाँ से कहीं और निकल जाऊंगी। मैं आपके सर पे बोझ बन के नहीं रह सकती अब। तो प्रीत ने कहा, कोई बात नहीं सिम्मी, तुम यहाँ रह सकती हो थोड़े दिन, आगे की बात में देखी जाएगी। और ये कह के वो उस कमरे से निकल जाता है। दीपा अपनी माँ को कहती है, माँ, आपको तो मैंने बहुत बार बताया है कि सिम्मी कितनी दुखी है। अब वो यहाँ आ गई है, क्यों ना वो इसी घर में रह ले। तो दीपा की माँ ने जो कहा, वो सिम्मी उसे सुनकर बहुत दुख में आ गई। दीपा की माँ ने कहा, देखो बेटा, मुझे इसे रखने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसी तू है वैसी ये है, लेकिन लोगों के मुंह नहीं पकड़ सकते। एक तो सिम्मी घर से भाग के आ गई है और दूसरा हमारे घर में भी जवान बेटा है। अगर किसी ने गलत अंदाजा लगा लिया तो बहुत बड़ी बदनामी होगी। तुझे तो पता ही है, तेरे पिताजी शहर में काम करते हैं, वो तुम दोनों के सहारे ही जीते हैं। अगर ऐसी बात उनके कानों तक पड़ गई तो दिल के मरीज है वो, कुछ भी हो सकता है बेटा। तो दीपा ने कहा, ठीक है माँ, तुम जैसे कहती हो वैसे ही होगा। क्या 2-4 दिन नहीं रह सकती हमारे साथ सिम्मी? तो उसकी माँ ने कहा, इतना तो मैं संभाल लूँगी। और सिम्मी को कहती है, बेटा मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ, मुझे गलत मत समझना, लेकिन जहाँ गलत समाज हो हमें डरना ही पड़ता है। सिम्मी ने कहा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे तो हमेशा ज़िंदगी ने दिक्कत दी है। अब एक फ़ैसला लिया था घर से बाहर निकलने का, तो आप जैसे देवता लोग मिल गए। मुझे आपसे कोई भी परेशानी या कोई शिकायत नहीं है, आप बहुत अच्छे हो। मैं अपना बंदोबस्त कहीं ना कहीं कर ही लूँगी। इतना कहता ही उसके कान बाहर लग जाते हैं। बाहर ज़ोर ज़ोर से बारिश शुरू हो जाती है और उसे एकदम से याद आता है कि अब तो शोर मच गया होगा कि मैं भाग गई हूँ। दीपा उसके चेहरे को देखती है और पढ़ने की कोशिश करती है और बोलती है, सिमी, क्या क्या सोच रही है तू? अब भाग के आ गई है, पिछली ज़िंदगी को छोड़ दे।
जो होगा देखा जाएगा। अब अपने बारे में सोच। वो तुम्हारे चाचा चाची नहीं, जल्लाद थे जो तुम्हें दिन रात मारते थे और तुम्हारी दौलत हथियाने के लिए बैठे थे। तू क्यों चिंता कर रही है उनकी? जो होगा देखा जाएगा। अब यहाँ है, यही के बारे में सोच। तो सिम्मी कहती है ठीक है, मैं अब नहीं सोचूंगी। मेरी ज़िंदगी है, मैं कैसे भी जी सकती हूँ और मुझे 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 कोई नहीं रोक सकता। दीपा, तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारा परिवार और भी अच्छा है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकती। और वो दीपा की माँ द्वारा लाया गया खाना खाती है। वो पहली बार इतना अच्छा खाना खा के खुश होती है और कहती है, आंटी, इतना अच्छा खाना मैंने कभी नहीं खाया और मुझे आपके हाथों का खाना बहुत अच्छा लगा। सच में आज ना एक अपनापन सा था इस खाने में, जो कभी मुझे नज़र ही नहीं आया और कभी महसूस भी नहीं हुआ। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, तू जी भर के पेट भर के खाना खा और जितने दिन भी तू यहाँ है ना, पेट भर के खाना खा और भूल जा कि तेरी ज़िंदगी में कोई दुख था। देख बेटा, ज़िंदगी जब सुख देती है ना, उसका पूरा आनंद लो, क्योंकि अगर बीते कल को हम याद करते रहेंगे तो आज वाला दिन तो हम गवा ही देंगे। ठीक है, तो आज के बारे में सोच। तो सिम्मी हाँ में सिर हिलाती है और फिर खाना खाने लग जाती है। उसकी माँ भी कमरे से बाहर चली जाती है। दीपा कहती है, देख सिम्मी, तू बहुत अच्छी लड़की है, आगे बढ़ सकती है और तुझे तो सिलाई भी आती है। अगर कोई अच्छा सा काम खोलेगी ना तो बहुत आगे जा सकती है तू। बातें करते करते कब समय बीत गया पता नहीं चला और दीपा सो गई। फिर भी सिम्मी को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में अभी भी वो बात चल रही थी कि दीपा का भाई मुझे वहाँ लेने कैसे आ गया, कैसे आ सकता है वो, उसे क्यों पता चला, कैसे पता चला कि मैं भागने वाली हूँ और इतना बड़ा उपकार उसने मुझ पर क्यों किया। वो यही सोचती रही कि आज तक दुनिया में गलत ही इंसान होते हैं। नहीं, भगवान ने एक फरिश्ता भेजा था उसके लिए। वो एकदम से उठती है और कमरे से बाहर जाती है तो देखती है कि दीपा का भाई बाहर चारपाई पर लेटा है और कुछ गुनगुना रहा होता है। वो सोचती तो है कि मैं इन्हें बुला लूं, लेकिन नहीं, ऐसा बुरा लगेगा, ये मुझे गलत लड़की समझ सकते हैं। लेकिन उसके दिल में था कि मैं पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। वो थोड़े से कदम अगर आगे बढ़ाती है और दीपा का भाई एकदम उसकी तरफ देख लेता है तो वो घबरा जाती है और कहती है, मैं मुझे मुझे पानी चाहिए था। तो प्रीत ने कहा, "हाँ, आपको पानी चाहिए था तो दीपा से मांग लेते।" नहीं नहीं, दीपा सो रही थी तो मैंने कहा कि उसकी नींद क्यों खराब करूं। तो उसने कहा, चलो मैं ला कर देता हूँ पानी। वो चारपाई से उठकर रसोई से पानी ला कर देता है और कहता है, लीजिए पानी। और अगर आपका मन नहीं करता अंदर सोने को तो दीपा से कह दीजिए आप दोनों बाहर आ जाइए बरामदे में, तो मैं कमरे में चला जाता हूँ। नहीं नहीं, सोने की कोई दिक्कत नहीं है। वो आपसे कुछ, मैं इतना ही था कि उसकी जुबान फिर अंदर ही मुंह में रह गई। उसने कहा, क्या बात है, कोई बात है, आप अभी तक घबराई हुई हैं। तो सिमी ने कहा, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आपका धन्यवाद पानी के लिए। तो प्रीत फिर हंस पड़ा। पानी का कैसा धन्यवाद, आप जाइए और सो जाइए। वो जाती है और फिर उसके कदम पीछे आ जाते हैं और कहती है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आप आप मुझे लेने कैसे आ गए। तो उसने कहा, कुछ चीज़ें टाइम पर ही बताना अच्छा रहता है, आप जाइए और सो जाइए। वो चली जाती है और वो सोचती है कोई ना कोई बात तो है जो जो ये बताना नहीं चाहता। वो अंदर आके दीपा के पास लेट जाती है। सुबह होते ही दीपा की माँ चिल्लाती है, दीपा, दीपा, बाहर दूध डलवा ले, भैया आए हैं दूध वाले, वो चले जाएंगे फिर, कल जैसे फिर हम दूध बाजार से लेने जाएंगे, जा जल्दी उठ। लेकिन दीपा नहीं उठती। वो कहती है, माँ मुझे सोने दो। तो सिम्मी उठती है और कहती है, आप मुझे बर्तन दे दीजिए,
मैं दूध डलवा के ले आती हूँ। तो कहती है ले बेटा जा तू डलवा ला। जब वो बाहर जाती है दूध डलवाने के लिए तो उसके पैर सन्न हो जाते हैं। वो वहीं बर्तन फेंक के अंदर भाग आती है। उसकी माँ कहती है क्या हुआ बेटा? ये तो वही दूध वाले हैं जो हमारे घर भी दूध देने आते हैं। तो उसकी माँ ने कहा बेटा इसमें घबराने वाली बात कौन सी है, कोई बात नहीं, मैं सब संभालूंगी, तू बैठ यहाँ। वो दूध वाले के पास जाती है और कहती है भैया आप दूध दे दीजिए। तो उसने कहा क्या बात है बहन जी, ये लड़की भाग क्यों गई और आज यहाँ ये कैसे आई? तो उसने कहा ये हमारी रिश्तेदार है, ये हमारी ना बेटी की सहेली है, इसीलिए आ गई, सूट सिलवाना था इसे। अच्छा अच्छा बहन जी चलो अच्छी बात है। वो इतना कह के चला जाता है। लेकिन दीपा के माँ बाप समझ जाती है कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगा। हे भगवान तू साथ दे हमारा और इस अभागन बेटी का। वो अंदर जाती है और सिमी से कहती है बेटा कुछ भी तो नहीं हुआ था, और अगर कुछ होगा तो तू चिंता क्यों करती है? अब तू बड़ी हो गई है, अपने फैसले लेने सीख। अगर तुम्हारे सर पे माँ बाप होते तो तुम्हें सब कुछ बताते। तुम्हारे चाचा चाची ने तुम्हें तो दुनिया से दूर ही रखा, कुछ बताया ही नहीं, और उसी चीज़ का नतीजा है कि तू हर चीज़ से डरती है। कुछ नहीं होता बेटा, अगर ज़िंदगी में दुख है तो उनके उपाय भी है और वो हमें निकालने पड़ते हैं। सिमी कहती है ठीक है आंटी जी, लेकिन मुझे ये डर है मुझसे ज़्यादा कि वो आपकी बेइज्जती ना करे। तो उसकी माँ कहती है देख बेटा, जितनी देर तू हमारे पास है तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, इसलिए खाना खा और चिंता फ्री हो जा। इतना कहकर वो रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। वो अंदर आती है। दीपा कहती है क्या हुआ था बाहर, कोई चिल्ला रहा था? सिमी ने कहा तू तो उठी नहीं और तुम्हारे बदले मैं दूध लेने गई थी, बर्तन गिर गया था मुझसे। दीपा ने कहा तू पागल है। इतना कह के दीपा उठती है और कहती है मेरा सूट ले लेना और नहा ले। तो सिमी कहती है नहीं, मैं अपने 2 सूट लेके आई हूँ, मैं बदल लेती हूँ। वो जाती है, नहाकर जब बाहर निकलती है तो सामने प्रीत खड़ा होता है और कहता है आप डर से बाहर निकले या नहीं, या अभी भी डर सता रहा है? तो सिमी कुछ बोली नहीं और चुपचाप निकल जाती है। प्रीत उसके लिए चाय लेकर आता है। सिमी बोलती है आपने क्यों दिक्कत की, मैं खुद ले आती चाय। तो उसने कहा क्यों, क्या हुआ, इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों को इतना बड़ा क्यों बना देती हैं? आराम से ज़िंदगी जियो ना। किसने कहा है इतनी दिक्कत भरी ज़िंदगी जीने को? हम इंसान ही तो होते हैं जो ज़िंदगी का नज़रिया बदल के उसे आसान या मुश्किल बना देते हैं। तो सिमी कहती है अभी मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज़ नहीं 100 चीज़ें घूम रही हैं। तो प्रीत ने कहा अगर आप अपने दिमाग में ऐसी चीज़ें घुमाती रहेंगी तो आप खुद घूम जाएंगी, तब आपको संभालने वाला कोई नहीं होगा। तो सिमी ने कहा क्यों? क्योंकि तब आप पागल खाने में होंगी। और कहता है अरे मजाक कर रहा हूँ, हंस लीजिए, आपके दिमाग की इंद्रियां खुल जाएंगी, और हमारा परिवार तो वैसे भी हंसने वाला है, ठीक है? तो दीपा कहती है हाँ हाँ भैया ना मेरे बहुत ज़्यादा हंसते हैं और मुझे हंसा हंसा के ना पागल कर देते हैं। तो प्रीत बोलता है देखा ये भी पागल है, आप दोनों सहेलियां सहेलियां चले जाना पागल खाने, जिंदगी अच्छी कटेगी। इतना सुनते ही सिमी और दीपा भी खिलखिला के हंसने लगती है। कितनी देर बाद सिमी बहुत खुल के हंसी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि परिवार तो ऐसा होता है जहाँ पे हंसना भी हो और रूठना भी हो, मनाना भी हो, रोना भी हो, मतलब सब कुछ परिवार में होना चाहिए। ये वैसा ही परिवार है, लेकिन ये मेरा परिवार थोड़ी ना है, यहाँ से तो मुझे जाना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो फिर उदास हो जाती है। अच्छा वक्त तो रेलगाड़ी की तरह भागता है। सिमी को दीपा के घर रहते हुए अब हफ्ता हो गया था, और आज दीपा के पिताजी भी शहर से आने वाले थे घर।
तो सभी के मन में एक डर का माहौल था कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन दीपा की माँ ने कहा जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। और जब दीपा के पिताजी घर आते हैं तो सिम्मी को देखकर बोलते हैं, ये कौन है बेटा? तो दीपा बोलती है, पिताजी ये मेरी सहेली है सिम्मी, जिसके बारे में मैंने आपको एक बार बताया था। अच्छा अच्छा, ये वो है, ठीक है। तो कैसे है बेटा तुम्हारे चाचा चाची? तो सिम्मी एकदम चुप हो जाती है और दीपा की माँ की तरफ देखती है। तो दीपा की माँ बताती है, जी इनके जो चाचा चाची हैं ना, वो बहुत जुल्म करते थे, इसीलिए ये भाग गई घर से। भागी घर से? हाँ, हमने मदद की है, हमारी प्रीत ने मदद की है इसे घर से भगाने में। नहीं नहीं, ये घर से भाग गई थी, कहीं जगह नहीं मिली तो प्रीत को रास्ते में मिल गई, तो ये घर ले आया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बेटा आप कहाँ जाओगी? सिम्मी को ये शब्द बहुत ही बुरे लगे। उसके सीने में जैसे कोई तीर चल गया होगा कि अब कहाँ जाओगे। उसने तो इस परिवार को अपना ही मान लिया था, एक भ्रम को अपना मान लिया था। ये तो इसी की गलती थी ना। तो उसने कहा, अंकल जी आप तो शहर में रहते हो, आपके वहाँ कई अनाथ आश्रम होंगे, तो कोई एक आधा अनाथ आश्रम देख लो, मैं सेवा कर लूँगी वहाँ पे और रह भी लूँगी, मेरी ज़िंदगी गुजर हो जाएगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे वहाँ पे एडमिशन दिलवा देना। तो उसके पिता ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, आप अपना मन बना लो, मैं कुछ ना कुछ देखता हूँ। तो प्रीत बोलता है, पिताजी अनाथ आश्रम में क्यों जाएगी ये, हमारा परिवार जो है। ये शब्द सुनते ही दीपा के पिता ने प्रीत की तरफ एकदम देखा। तो प्रीत ने अपनी आंखें झुका ली। तो उसके पिता ने कहा, हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो। सभी चौंक गए कि ये क्या हो गया, ये ये एकदम से रात को सूरज कैसे निकल आया। दीपा की माँ ने कहा, जी आप ये क्या कह रहे हो? तो उसने कहा, हाँ क्यों नहीं रह सकती ये हमारे पास, ये एक लड़की है, तो इसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दें? ये समाज तो पहले ही गंदा है, कहाँ कहाँ आप अच्छाई ढूंढने जाओगे, अनाथ आश्रम भी कोई इतने अच्छे नहीं होते, मैंने देखा है सब कुछ, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। तो दीपा की माँ ने कहा, तो फिर ऐसे रखेंगे तो? ये वो इसलिए पूछ रही थी क्योंकि वो टटोलना चाहती थी कि असल में वो कहना क्या चाहते हैं। वो कहते हैं जब तक ये बेटी चाहे यहाँ रह सकती है और कोई भी इसे कुछ भी नहीं कर सकता, इसे छू भी नहीं सकता, मैं इसकी देख रेख करूँगा। तो ये बात सुनते ही दीपा जोर से उछल पड़ती है और कहती है, आप मेरे सबसे अच्छे पिताजी हो, और और मुझे तो यही डर था कि कहीं मेरी सहेली को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, लेकिन आप बहुत अच्छे हो पिताजी, बहुत अच्छे। तो उछलती उछलती वो सिमी को बाहर ले जाती है। प्रीत भी बाहर चला जाता है और रह जाते हैं उसके माता पिता। तो दीपा की माँ बोलती है, जी आपने ये बात कह तो दी, लेकिन एक जवान बेटे को हम घर पे कैसे रख सकते हैं, लोग क्या कहेंगे, हमारा जवान बेटा भी तो है। तो वो बोलता है, क्या हुआ, अगर जवान बेटा है तो क्या जवान बेटी से हम शादी नहीं करवा सकते, उसका घर बस जाएगा, सिम्मी भी ज़रूरतमंद है और हमारे घर में एक अच्छी लड़की आ जाएगी, तुम्हारी अच्छी बहू। ये सुनते ही दीपा की माँ की आंखें चमक उठती है। ये तो मैंने सोचा भी नहीं। क्योंकि तुम लेट सोचती हो, देखा मेरे दिमाग ने कितना अच्छा सोचा। हाँ, अगर ऐसी बहू मेरे मेरे घर में आ जाए तो हमारा घर तो स्वर्ग बन जाएगा। सच में ये लड़की बहुत अच्छी है, मुझे पता है। दीपा के पिता ने कहा, मैं तो इंसान को देख के समझ जाता हूँ, उसकी आंखें पढ़ता हूँ मैं कि इसका दिमाग कैसा है। ये बहुत अच्छी लड़की है, बस दुखों ने इसे घेर लिया था, इसीलिए ये थोड़ी सी भटक गई थी, लेकिन लड़की बुरी नहीं है। तो क्या सोचा तुमने दीपा की माँ? दीपा की माँ कहती है, एक बार एक बार सिम्मी से तो पूछ ले, कहीं ये ना समझे कि इसकी मजबूरी का फ़ायदा हमने उठाया है। अरे हाँ, दीपा का पिता एकदम बोलता है, ज़रूर, इसका फैसला जानना बहुत ज़रूरी है, अगर ये ना बोलेगी
तो भी हम कुछ ना कुछ सोचेंगे ज़रूर। और बाहर जब प्रीत घर से बाहर निकलने लगता है तो सिमी आवाज़ देती है, प्रीत जी। ये आवाज़ सुनते ही वो पीछे मुड़ता है, बोलता है, हाँ बताओ। तो उसने कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दीपा देखती है कि सिमी के बोलने का अंदाज कुछ अलग ही था आज। प्रीत ने कहा, जी बोलिए। तो सिमी ने कहा, आपने अंदर जो बोला उसने तो मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। आपके घर रहूँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आपका वो एहसान तो मैं कभी नहीं भूल सकती। क्या आप अभी भी नहीं बताएंगे कि आपने मुझे वहाँ पे कैसे देखा और कैसे लेके आए, या सब कुछ अचानक था? तो प्रीति ने कहा, आप ये बात छोड़ क्यों नहीं देती? एक ही बात करते रहोगे तो सब कुछ अजीब लगने लगेगा। जब समा होगा तो सब कुछ बता दूंगा मैं। तो ये कह के वो बाहर चला जाता है। दीपा सिमी के चेहरे को देखती है और उस तड़प को समझते हुए बोलती है, सिमी, कहीं तुम भैया से क्या क्या तुम्हारे भैया से? नहीं नहीं, वो तो मैं उस दिन के बारे में पूछ रही थी जब तुम्हारे भैया मुझे लेकर आए। अच्छा, बात बताऊँ एक, सिमी, भैया ने ना ज़िंदगी में दुख बहुत देखे हैं, शायद इसीलिए वो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। दुख? कैसे दुख? मैं बताती हूँ। वो दोनों एक साइड पे बैठ जाती है तो दीपा बोलती है, सुनो सिमी, भैया की शादी 1 साल पहले हो गई थी। अच्छा, प्रीत की शादी हो गई थी? हाँ, और जिस लड़की से शादी हुई थी ना, वो पहले तो बहुत अच्छी थी। उसने बहुत अच्छे नाटक किए हमारे घर में आके और एकदम से सारे परिवार को अपने पीछे लगा लिया। पर एक दिन भैया का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। सिमी ने कहा, एक्सीडेंट? हाँ, एक्सीडेंट। दीपा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उस एक्सीडेंट में भैया की टांग टूट गई। लेकिन इस वक्त जो उनको सबसे ज़्यादा सदमा लगा वो ये था कि उनकी पत्नी ने और वो बेड पे आ गए। उनका चलना फिरना सब कुछ बंद हो गया। तो वो बहुत दुखी थे। उनसे अलग होने के बारे में कह दिया। ये सुन के भैया भैया ने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तो उसने कहा, मैंने डॉक्टर से पूछा है, तुम सारी ज़िंदगी चल नहीं सकते और एक विकलांग के साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकती। मेरी ज़िंदगी की अभी शुरुआत है, मुझे तुम जैसे हज़ारों मिल जाएंगे। ये सुनकर भैया की शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्थिति भी कमज़ोर हो गई और भैया तो बिल्कुल ज़िंदगी छोड़ देने का फैसला कर चुके थे। उन्होंने कई बार अपने आप को मारने की भी कोशिश की, लेकिन माँ ने हाथ जोड़ जोड़ कर भैया की ज़िंदगी बचाई कि हम तुम्हें देख देख कर जीते हैं बेटा, तुम्हें कोई और मिल जाएगी, लेकिन हमें तुम जैसा बेटा नहीं मिलेगा। भैया के दिमाग में ये बात घर कर गई और उन्होंने जीने का फैसला कर लिया और इसीलिए वो हर किसी की मदद करते हैं। बहुत अच्छे बन चुके हैं और मुझे गर्व है अपने भैया पर। दीपा अभी बात ही कर रही होती है कि दीपा के घर के अंदर सिम्मी की चाची आती है एकदम से और बिना कोई बात कहे उसे मारना शुरू कर देती है। कल मुही पहले अपने माँ बाप को खा गई, अब हमारा पूरे गांव में नाक कटवा कर आ गई, तुझे तो मैं बताती हूँ। वो जोर जोर से थप्पड़ मारने शुरू कर दी। दीपा छुड़वाती है और बोलती है, माँ, पिताजी बाहर आइए, देखो। वो इतना बोलते माता पिता उसके भाग कर आते और उसे छुड़वाते हैं। दीपा की माँ एकदम सिम्मी के आगे आ जाती है और बोलती है, खबरदार, तुमने इस पे जुल्म किए, इसे मारा पीटा, अपने घर पे रखा, तुम्हें पता है तुम्हें कितने साल की सजा हो सकती है? लेकिन फिर भी इस लड़की ने तुम लोगों पे तरस किया और हमें पुलिस स्टेशन नहीं जाने दिया। अगर तुम 2 मिनट में हमारी दहलीज से बाहर नहीं निकली तो अभी मैं पुलिस स्टेशन जाकर तुम दोनों को अंदर करवा दूंगी। अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं ज़मीन में गाड़ के रख दूंगी। अब ये इस घर में रहती है और इसे इस घर से बाहर कोई नहीं लेके जा सकता। ये सुनते ही चाची के पैरों के तले ज़मीन निकल जाती है और वो कहती है, कोई बात नहीं, देख लूंगी मैं इसे और तुम लोगों को भी। अरे जा जा, तुम जैसी बहुत देखी हैं। दीपा की माँ ये कहकर सिमी को अपने गले लगा लेती है और कहती है, बेटा तू रो मत, मैं तुम्हारा दुख नहीं देख सकती। सिमी ज़ोर ज़ोर से रोती है और बोली, आप मेरे लिए इतना लड़े उनके साथ, मेरे दिल में आपके लिए इज्जत और बढ़ गई। मैं आपको जान भी दे दूं तो भी कम है।
तो भी कम है, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। आप मेरे लिए इतना लड़े, कौन कौन करता है इतना। ये परिवार नहीं है मेरे लिए, एक स्वर्ग है, एक स्वर्ग है। जितना दिल को दीपा की मजबूत माँ ने रखोगे उसे बड़े उतना ही प्यार से जिंदगी में आगे समझाते बढ़ हुए पाओगे। कहा, ऐसे नीच लोग पता नहीं तुम्हें और कितने मिलेंगे। सिम्मी अब डर से बाहर निकल गई थी। उसे लग रहा था कि हाँ, जिंदगी में उसके साथ कुछ लोग खड़े हैं जो आगे भी उसके साथ खड़े रहेंगे। रात के 10 बज चुके थे। प्रीत अभी घर नहीं आया था। सभी सोने की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन सिम्मी की नज़र तो बाहर के दरवाजे पर थी कि अभी तक प्रीत आया क्यों नहीं। क्या बात हो गई, कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं हो गया। लेकिन मैंने ऐसा क्या कह दिया जिससे वो नाराज हो जाएगा। इतना सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। आधी रात को उसे कुछ सुनाई पड़ता है। उसे ऐसा लगता है कि बाहर दरवाजे पर कुछ आहट हो रही है। वो थोड़ा सा बाहर ध्यान देती है तो उसे लगता है कि कोई दरवाजे पर है, पर वो डर जाती है। वो सोचती है किसी को जगाऊं या नहीं। फिर उसने सोचा शायद प्रीति ही ना हो, और दबे दबे पाँव दरवाजे के पास पहुंचती है और पूछती है, कौन है बाहर, कौन है। तो आवाज़ आती है, मैं प्रीत हूँ, दरवाज़ा खोलो। तो वो खुश हो जाती है कि शुक्र है, मुझे इतनी चिंता थी, पता नहीं कहाँ चला गया प्रीत। तो आराम से वो दरवाज़ा खोलती है, किसी को पता ना चले, और खुश होकर पूछती है, प्रीत तुम कहाँ थे सारा दिन, हमने कितनी वेट की, और मैंने भी। लेकिन प्रीत किसी बात का जवाब नहीं देता और उसे बिना बुलाए सीधा निकल जाता है। तो वो आवाज़ देती है, मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें मेरा रहना यहाँ अच्छा नहीं लगता तो मैं सुबह कहीं निकल जाती हूँ। मुझे तुम्हारा ये बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा। तो प्रीत एकदम रुक जाता है। सिमी को लगता है कि शायद वो उस पर चिल्लाएगा, लेकिन प्रीत बोलता है, मुझे तुम पर कोई नाराज़गी नहीं है, मुझे बस अपनी खुशियों से डर लगता है जो कभी मेरे पास रही नहीं। सिमी बोलती है, अब आधी अधूरी बात छोड़कर सो मत जाना। अगर तुमने बात स्टार्ट की है तो इसे खत्म करो। हमेशा आधी अधूरी बात छोड़कर भाग जाते हो, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे रात को नींद नहीं आती, सारा दिन बेचैनी रहती है। क्यों, आखिर क्यों कर रहे हो तुम ऐसे। मैं उस दिन से पूछ रही हूँ, तुमने मेरे लिए इतना क्यों किया। तुम्हारी बहन को भी नहीं पता था, तुम्हारे घर में किसी को भी नहीं पता था कि तुम मुझे लेने के लिए गए हो। तुम क्यों नहीं बता देते। मुझे बताओ, मैं ऐसे नहीं रह सकती। मुझसे ऐसे जिया नहीं जाता। तुम्हें बताना होगा प्रीत, तुम्हें बताना होगा। तो प्रीत ने कहा, देखो सिम्मी, इस वक्त इन बातों का जवाब देने का टाइम नहीं है, सुबह बात करेंगे। इस वक्त अगर घर वालों ने हमें देख लिया तो गलत समझ सकते हैं। तो सिम्मी ने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं आज इस घर से निकल जाती हूँ। तो प्रीति एकदम चौंक गया। उसने सोचा कि अगर अपने चाचा चाची के घर से निकल सकती है तो यहाँ से भी जा सकती है। तो उसने कहा, ठीक है, बैठो। तो वो चारपाई पे बैठ जाते हैं। उसने कहा, सिम्मी, मैं तुम्हें आज से नहीं, बचपन से जानता हूँ। सिम्मी चौंक गई, क्या, तुम मुझे बचपन से जानते हो। हाँ, मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे माता पिता की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तब से मैं जानता हूँ। लेकिन अचानक तुम गायब हो गई। तुम्हें पता है, जहाँ तुम स्कूल में पढ़ती थी मैं भी वहीं पढ़ता था, लेकिन मैं तुमसे 2 क्लास बड़ा था। लेकिन जब भी तुम कोई बात करती, खेलती या कहीं भी जाती, मैं तुम्हें फॉलो करता था। तब शहर में मैं अपनी बुआ के पास रहता था और वहीं पर मेरी पढ़ाई होती थी। लेकिन अचानक तुम गायब हो गई और मेरा भी वहाँ मन नहीं लगा और मैं बीमार पड़ गया, जिस वजह से मुझे माता पिता यहाँ ले आए। समय बीतता गया। फिर मुझे एक दिन पता चला कि तुम्हें तुम्हारे चाचा चाची एक गांव में ले आए हैं, जो कि मेरे दोस्त का गांव था। और इत्तेफाक से दीपा तुम्हारी सहेली बन गई और तुम इकट्ठी सिलाई सीखने लगी। मैंने दीपा को पता नहीं लगने दिया कि मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन दीपा जब भी घर पे तुम्हारी बात करती, मैं कान लगाकर बात सुनता। एक दिन दीपा ने जब कहा कि मेरी सहेली बहुत दुखी है, पता नहीं वो कब घर से भाग जाए, तो मैं एकदम डर गया कि पहले तुम इतनी मुश्किल से मिली हो, अगर फिर कहीं चली गई तो मैं कहाँ कहाँ ढूंढता फिरूंगा। तो तुम्हें पता है मैंने क्या किया। मैं सारी सारी रात तुम्हारी गली और घर के बाहर खड़ा रहता था कि पता नहीं कब तुम घर से बाहर चली जाओ, और ये जालिम दुनिया कुछ भी कर सकती है। तो मैं बस इसी इंतज़ार में खड़ा रहता था कि आज नहीं तो कल
तुम घर के बाहर जरूर आओगी, और अगर घर के बाहर आओ तो तुम्हें सिर्फ मैं ही मिलूं, कोई और नहीं। तो इस बात का जवाब तुम्हें मिल ही गया होगा। सिम्मी हैरान थी कि उसने तो सोचा था कि जिंदगी में से कोई प्यार करने वाला ही नहीं है। वो भगवान को रोज कोसती थी, रोज रोती थी कि हे भगवान, मुझे तो कोई प्यार करने वाला ही नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। लेकिन उसे क्या पता था कि भगवान ने उसके लिए एक फरिश्ता भेजा है जो उसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उसने अपनी रातों की नींदें भी गवा दी। सिम्मी के दिमाग में फिर एक बात आई। उसने कहा, प्रीत, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, मुझसे प्यार करते थे, तो तुमने शादी क्यों की? सिम्मी, वो शादी नहीं, एक सौदा था। वो गांव की लड़की पूनम, जो 2 साल तक मुझसे शादी करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचती रही, और एक दिन उसने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा कि मुझे शादी करनी ही पड़ी। लेकिन ऐसा क्या किया? ऐसी कौन सी बात होगी कि तुम्हें शादी करनी ही पड़ी? छोड़ो सिम्मी, वो बात याद करके मुझे अब भी अपने आप से घिन आती है। और आखिरकार वो मुझे छोड़ के चली गई। लेकिन आज आज सिम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तुम्हें पा लिया है सिम्मी, और मैं विश्वास करता हूँ कि सच्चे प्यार करने वाले एक ना एक दिन जरूर मिलते हैं। और और आज तुम मुझे मिल गई। मेरा जी चाहता है कि तुम्हें गले से लगा लूं, लेकिन अभी तुम मेरी अमानत नहीं हो, और मैं घर वालों को बता भी नहीं सकता। वो वो क्या सोचेंगे? उन्होंने पहले बहुत मुसीबतें झेली है मेरे लिए। तो क्या मैं तुम्हारे लिए मुसीबत हूँ? अरे नहीं, पागल हो तुम। तुम तो मेरा प्यार हो, तुम मेरी जिंदगी हो। और ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जिया हूँ। तुम्हें पता है, जब तुम मुझसे दूर हो गई तो मैं बीमार पड़ गया था, और अगर अब तुम मुझसे दूर हो गई तो शायद मैं मर जाऊं। ऐसा मत बोलो प्रीत। पता नहीं, जब से मैंने तुम्हें देखा है या तुमसे बातें करती हूँ, मुझे भी अपनापन फील होता है। मुझे मुझे एहसास होने लगा है कि मेरा इस दुनिया में कोई अपना है। और तुम्हारा परिवार, प्रीत, तुम नहीं सोच सकते कि तुम्हारे परिवार ने मुझे कितना प्यार दिया है। और मुझे भी इस बात का डर सताता है, अगर तुम्हारे परिवार वालों को पता चल गया तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी। नहीं, मैं ऐसे ऐसे परिवार को छोड़ तो नहीं सकती ना। तो क्या मुझे छोड़ दोगी? नहीं, मैं इस धर्म संकट में फंस गई हूँ। मैं क्या करूं प्रीत, मैं क्या करूं? प्रीत और सिम्मी बिल्कुल अनजान। इनको क्या पता कि घर वाले तो इन्हें एक करना चाहते हैं। ये दोनों डर के मारे पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। डर बनता भी था, क्योंकि इनके एहसास और इनकी सिचुएशन अलग अलग थी। इनकी सोचने का तरीका भी अलग अलग था। तो ये सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। अब देखते हैं सिम्मी और प्रीत आगे क्या कदम उठाते हैं। सिम्मी, तुम अब सो जाओ, सुबह बात करते हैं। जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। सिम्मी ने कहा, जो कुछ होगा वो वाकई में देखा जाएगा। लेकिन तुम्हें पता है, मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। बहुत अरसे बाद आज मैं खुश हुई हूँ, और आज मुझे नींद बहुत अच्छी आएगी, शायद आए ही ना। तो प्रीत बोलता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सुबह होते ही प्रीत के पिता उसे अपने कमरे में बुलाते हैं और बोलते हैं, देखो बेटा, तुम सयाने हो, घर में बड़े हो। जो अपने घर में लड़की रहती है, सिम्मी, मैं उसकी शादी के बारे में बात करना चाहता था। तो प्रीत एकदम से घबरा जाता है। उसको समझ नहीं आता कि क्या बात करने वाले हैं पिताजी। तो बाहर से किसी की आवाज़ आती है, भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी, आया। तो उसके पिता किसी की बात सुनने के लिए बाहर चले जाते हैं। प्रीत के मन में पता नहीं क्या क्या विचार आने लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा, पिताजी क्या कहने वाले थे। थोड़ी देर बाद उसके पिता वापस आते हैं, और उसकी माँ भी अंदर बैठी होती है। तो उसके पिता बोलते हैं, देखो बेटा, एक जवान लड़की को हम इतनी देर तक अपने घर पे नहीं रख सकते। तो प्रीत के दिमाग में एक बात आई, तो उसने कहा, पिताजी, हमारी बुआ का लड़का है, तो हम सिम्मी की शादी उससे कर देते हैं। इतना कहते ही उसके गले में पानी भर आया,
उसका गला भर आया। उसके पिता ने अंदाज़ा लगा लिया कि शायद ये सिमी से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन प्रीत ने तो ये सोचा था कि ये कोई और बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी गलतफहमी उनके अंदर पैदा हो गई थी। इतनी बात कह के वो बाहर चला जाता है तो प्रीत का पिता उसकी माँ की तरफ देखता है, बोलता है, भाग्यवान, मेरा अंदाज़ा गलत था। मैं सोचता था कि सिमी से पूछूं, लेकिन हमारा बेटा शायद सिमी को पसंद नहीं करता। उसकी माँ ने कहा, हाँ चलो, अगर इसकी बुआ के बेटे के साथ शादी हो जाएगी, वो भी तो अच्छा लड़का है, इसका घर बस जाएगा लड़की का। हमारे बेटे के नसीब में जो है वो तो है ही। मैंने तो सोचा था उसका घर बस जाएगा, लेकिन शायद वो अपनी पत्नी के सदमे से अभी बाहर नहीं गया। हाँ हाँ, अभी और बात करनी अच्छी रहेगी भी नहीं। और प्रीत जब घर से बाहर निकलता है तो बहुत तेजी से गेट पटकता है। सिमी उसकी तरफ देखती है और बोलती है, दीपा, प्रीत को क्या हुआ आज? जा मम्मी पापा से पूछ के आ जरा। तो दीपा भाग कर अंदर जाती है और खुशी के मारे उछलती बाहर आती है और सिम्मी को गले लगा लेती है और कहती है, अरे वाह, तुम तो मेरी भाभी बनने वाली हो, मेरी सिम्मी भाभी। तो सिम्मी के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। उसकी आंखों में आंसू निकल आते हैं। वो बोलती है, दीपा, क्या बोल रही है तू? क्या कहा मम्मी ने? तो उसने कहा, तुम मेरी भाभी बनने वाली हो और इतनी अच्छी भाभी पाकर तो मैं बहुत धन्य हो गई। शादी की सारी तैयारियां मेरी मर्जी से होगी, क्योंकि भाई तो मेरा ही है ना। तो सिम्मी कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी मर्जी से होगी, लेकिन एक बात है सिम्मी, तुम दूर चली जाओगी तो मन नहीं लगेगा। दूर? हाँ, मतलब दूर क्यों? दूर मैं क्यों जाऊंगी? मैं इसी घर में रहूंगी ना। अरे पागल है तू, इस घर में थोड़ी ना रहेगी तू तो हमारे बुआ के पास चली जाएगी। चलो इसी बहाने मैं तुम्हें मिलने के लिए शहर तो जाऊंगी। बुआ के पास? सिमी ने हैरानी से पूछा, दीपा बुआ के पास क्यों? क्योंकि तुम्हारी शादी मेरे बुआ के बेटे से होने वाली है। तुम्हें पता है वो कितना अच्छा है। इतना सुनते ही सिम्मी का सर चकराने लगता है और वो धड़ाम करके जमीन पर गिर जाती है। मम्मी पापा, जल्दी से बाहर आओ, सिम्मी को पता नहीं क्या हो गया है। उसके मम्मी पापा घबरा कर बाहर आते हैं और सिम्मी को उठाते हैं, डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं। तो डॉक्टर कहता है, काफ़ी टेंशन है लगता है इनके दिमाग में, तो टेंशन से दूर रखिए इन्हें और आराम करने दीजिए। वो घर लेके आते हैं और दीपा की माँ सिम्मी के सर पे हाथ फेरते हुए बोलती है, बेटी क्या हुआ तुम्हें? एकदम से तुम्हें चक्कर कैसे आ गया? क्या चिंता लगा कर बैठी हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि पिछला जीवन भूल जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम बताओ तो सही क्या हुआ? तो दीपा ने कहा, कुछ नहीं माँ, मैंने तो सिर्फ शादी की बात बताई थी तो सिम्मी एकदम से गिर पड़ी, मैं तो घबरा ही गई थी। क्या हुआ बेटी? क्या तुम शादी नहीं करना चाहती? अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो तुम बता सकती हो बेटा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने सोचा कि इनके घर में कब तक रहूंगी, शायद ये भी मुझे घर से निकालना चाहते हैं, इसीलिए शादी करवाना चाहते हैं। इसी बहाने तो मैं जा ही सकती हूँ। तो उसने मन ही मन सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ से चली जाऊँ। क्या कर सकती हूँ? जरूरी तो नहीं कि जिसे चाहो वो आपको मिल ही जाए। क्यों इनके सर पे तू बोझ बन के बैठी है? क्यों इनकी जान खाने के लिए बैठी है? तो उसने कहा, नहीं नहीं, बस थोड़ी सी कमजोरी लग रही थी शरीर में। तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, इसका मतलब तुम्हें शादी मंजूर है, तुम्हें रिश्ता मंजूर है ना? बोल बेटी। तो सिम्मी ने अंदर से मार कर अपनी आत्मा को हाँ में सिर हिला दिया। दीपा ने अपनी सहेली को इतनी बेबस कभी नहीं देखा था। वो उसके पास आई और बोली, देखो सिम्मी, तुम मेरी बहनों की तरह हो। मैंने तुम्हें सहेली नहीं, हमेशा बहन समझा है। तुम्हें पता है हमारी बुआ का परिवार कितना अच्छा है और उनके कितने एहसान है हमारे सर पर। जब हम छोटे थे ना,
तब हमारी पूरी पढ़ाई का खर्चा उन्होंने किया। और पिताजी तो दिल के मरीज थे। शुरू से लेकर अब तक बुआ ने ही सारा खर्चा उठाया, घर का राशन। और जब भी कभी मुसीबत पड़ी है ना, तो बुआ जी छट आ जाते थे। बुआ जी का बेटा इंजीनियरिंग करता है, यानी मेरा भाई। बुआ जी हमेशा चाहते थे कि उनके बेटे की शादी किसी ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की से ना हो, बस घर संभालने वाली, घर को स्वर्ग बनाने वाली लड़की से हो। और तुम जैसी अच्छी लड़की तो कहीं मिल ही नहीं सकती, इसीलिए माँ ने ये सोचा होगा। लेकिन तुम इतनी उदास, ये देखकर मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा। सिमी ने जब दीपा की बातें सुनी तो मन ही मन सोचने लगी, इनका कितना एहसान है मेरे सर पर। इस परिवार का एहसान तो 7 जन्मों में भी नहीं उतार सकती। एक मौका मिला है, उस मौके को संभाल ले। जब सिमी ये सोच रही थी तो दीपा उसका चेहरा पढ़ रही थी और वो बोलती है, सिमी तुम क्या सोच रही हो? और उसका हाथ अपने सर पे रख के बोलती है, सिमी तुम्हें मेरे प्यार की कसम, अगर एक दिन भी तुमने मुझसे प्यार किया है और मुझे बहन समझा है ना, तो बता तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हें बताना होगा, वरना तू मेरे मरे का मुंह देखेगी। तो सिमी अपना हाथ झटक के पीछे करती है और जोर जोर से रोने लगती है। सिमी क्या हुआ? दीपा मेरी बहन, मैं ये नहीं बताना चाहती थी, लेकिन तुमने अपना वास्ता दिया। मैं कैसे तुम्हें समझाऊं? प्रीत मेरे बिना मर जाएगा, प्रीत मेरे बिना मर जाएगा, वो मेरे बिना नहीं जी सकता। दीपा को थोड़ा थोड़ा शक तो पहले ही था, लेकिन अब उसे क्लियर हो गया था कि ये सच है। उसने कहा, सिमी अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो प्रीत भैया ने क्यों कहा कि उनकी बुआ के बेटे के साथ तुम्हारी शादी कर दी जाए? सिमी एकदम हैरान होती है, क्या कहा? ये प्रीत ने कहा? हाँ, प्रीत भैया ने कहा, तभी तो माँ बाप ने कहा। नहीं, प्रीत ऐसा नहीं कर सकता। दीपा जरूर इसके पीछे कोई और बात है, मुझे पता है प्रीत ने मेरे लिए क्या कुछ किया है। तो दीपा कहती है, ठीक है मुझे भी पता है, लेकिन अब क्या होगा? अब तक तो बुआ को फ़ोन जा भी चुका होगा, और अगर बुआ को फ़ोन चला गया, मैं पूछती हूँ मम्मी से। तो एकदम से उसकी मम्मी अंदर आती है और कहती है, सिमी दीपा तुम्हें पता है बुआ शादी के लिए मान गई। इतनी बात सुनते ही दीपा और सिमी हैरान रह जाती है और उनके रंग उड़ जाते हैं। क्या हुआ बेटा? और सबसे बड़ी बात, उनका बेटा भी मान गया है, दीपा तेरा भाई मान गया है। और तुम्हारी बुआ तो खुशी से फूले नहीं समा रही, वो बोल रही है कि मैं परसों ही शगुन लेके आती हूँ। इस खुशी में ना मैं तुम दोनों को चाय के साथ पकौड़े बनाकर खिलाती हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली जाती है और सिम्मी फिर अपने रोने को रोक नहीं पाती और बोलती है, दीपा मैं क्या करूँ? एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी दीपा। तो दीपा बोलती है, मैं बात करती हूँ मम्मी से कि सिम्मी शादी नहीं करना चाहती। नहीं नहीं, अगर ऐसा कहा तो उनका मन और टूट जाएगा, मैं क्या करूँ? मैंने तो सोचा था कि ज़िंदगी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। दीपा कहती है, सिम्मी तुम चिंता मत करो, मैं भैया से बात करती हूँ। तुम क्या बात करोगी दीपा? परसों तो तुम्हारी बुआ शगुन लेकर भी आ रही है, और इतनी जल्दी। ये कहानी यहीं तक की। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर आप इस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और इसका अगला पार्ट इससे भी ज़्यादा रोमांचक और प्यारा है, तो उसे मिस मत करना। इस कहानी को शेयर भी करना ताकि आपके जैसी और लोग भी इस कहानी का आनंद उठा सकें। तो इस प्यारी प्यारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपकी प्रिया सिंह आपको ऐसे ही कहानियाँ सुनाती रहूँगी। तब तक के लिए शब्बा खैर, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब।